हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये जितना भी आप 2-3 वीडियो में जो भी आप सीखेंगे वो यूनिट 5 सीखेंगे। यूनिट 5 में जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है उसके बारे में आप लोगों को सीखना है। टैंक की डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों को इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होती है। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को सीखने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा आरसीसी क्या होता है, मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो किस वर्किंग पे काम करता है। फिर अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट थोड़ा सा किस जगह पे डिफ़र हो जाता है हमारी आरसीसी से। ठीक है, तो पहले आरसीसी समझिए कि आरसीसी जो है वो किस तरह काम करता है। तो मान लीजिए हम एक ये सेक्शन ले लेते हैं, हमने एक रेक्टेंगल सेक्शन लिया हुआ है और यहाँ पर कुछ ये रेनफोर्समेंट लगाई हुई है। यही हमारा आरसीसी, हमारा जो एक अगर सेक्शन ले तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ लोडिंग यहाँ पर हमने लगा दी है, कुछ ऐसे लोडिंग है, कोई यूडीएल के फॉर्म में है, कोई लंबी सी ये है और इसमें ऐसे ऐसे यूडीएल लगा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, सपोज़ अगर हम ये माने कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर कैंटिलीवर है, कोई भी बीम हो सकता है। तो इसमें हमने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लिया है, इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है जिसमें हमने ऊपर लोडिंग दिखाई है। तो अगर मान लीजिए इस लोडिंग की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो क्या है, वो m है। ठीक है, जो उसमें जो मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है किसी भी सेक्शन पे, वो किसी भी सेक्शन पे जो मोमेंट आ रहा है वो m अगर मोमेंट आ रहा है, तो अगर हमें किसी भी सेक्शन पे इस लोड की वजह से हमें कुछ क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो आपको ध्यान होगा कि हमें 100 में आप लोगों को बताया गया होगा कि सपोज़ ये एक लाइन है पूरी लेंथ में, मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये ऐसे न्यूट्रल एक्सिस गया हुआ है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन इससे ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और इसके नीचे क्या होगा, हमारा ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और नीचे क्या होगा, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा ये सब तो बाद की बात है, इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बकायदा बताऊंगी बाद में। अभी जो ये है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप छोड़ दीजिए, बस अभी आप साइन ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा। वैसे ये क्या होता है, m बाई जेड होता है। यहाँ पर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होगा, m बाई जेड होता है, और z इक्वल टू क्या होता है, i बाई वाई, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, m y बाई i। तो यहाँ पर अगर ये y है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो है ये y होगा, मान लीजिए y डैश जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टेंशन फोर्स, ये जो स्ट्रेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m y डैश डिवाइड बाई i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अगर जो है ये पूरा b हो जाए और टोटल जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ अगर d हो जाए तो BD³ बाई BD³ बाई 12 जो है वो हमारा I का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस वर्किंग लोड की वजह से, जो लोड जो लग रहा है, जो लोड आया है इसकी वजह से, ये जो लोडिंग आई हुई है इसकी वजह से जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन हमारे आरसीसी में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को भी फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या मानते हैं, अब इधर बताते हैं कि हम एक्चुअली में कैसा काम करते हैं। आरसीसी के लिए भी हम ये करते हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो ऐसे ही हम लोग शो करते हैं, मतलब कि जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं या जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहे हैं उनको ये वाला जो पूरा सेक्शन है वो बियर करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसको पूरा बियर करने का काम जो है ये जो रॉड्स, ये जो ST है वो करेगा।
ठीक। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग इसे टेंशन फोर्स को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ऊपर का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो ये जो कंप्रेसिव फोर्स आने वाला है उसको बियर करने का काम क्या करेगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जितना भी पार्ट है जो कंक्रीट है उसे वो बियर करेगा उसको। लेकिन जब बात आती है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले जो टेंसाइल फोर्स की, उसको बियर करने के लिए सिर्फ ये AST यूज़ किया जाएगा। तब ये जो पार्ट, ये जो कंक्रीट का है, इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम मानते हैं कि ये जो है किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है बियर नहीं कर रहा है। हमारे RCC में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉलो होता है वो ये होता है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि देखिए ये जो कंक्रीट है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर करने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करने की इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक। तो जब बात आती है इस टेंसाइल फोर्स को बियर करने की, तो एक्चुअल में तो हमारा एजम्पशन ये है कि ये पूरा AST ही बियर कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस इस कंक्रीट में भी जाता है। ये जो पार्ट कंक्रीट का यहाँ पर है, ये सारा पार्ट यहाँ पर भी जाता है। तो जब वहाँ पर आ रहा है तो एक लिमिट तक तो ये बियर कर सकता है, थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेस बियर कर सकता है, लेकिन जब उससे ज़्यादा जाने लगता है तो पूरा जो स्ट्रेस है वो बियर किया जाने लगता है हमारी बार्स के थ्रू, जो AST लगा हुआ है इसके थ्रू। और ये जो कंक्रीट है नीचे पार्ट में, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो क्या होने लगती है, माइनर क्रैक्स डेवलप करने लगती है, ठीक है। ये हमारा RCC का प्रिंसिपल है। लेकिन अब चूंकि ये क्रैक्स डेवलप करने लगा तो टेंसाइल स्ट्रेस, पूरी तरह से जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो किसने बियर किया, हमारे स्टील ने बियर किया। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट था वो तो अननेसेसरी हुआ, वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, ठीक। तो इन सारी ड्रॉबैक्स को या इन सारे फिनोमिना को ध्यान रखते हुए एक नए तरीके से इसको डिज़ाइन करने के बारे में सोचा गया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया वो सुनिए। ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन है और ये पूरा सेक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग लोडिंग लगाने से पहले ही हम लोग ये जो AST डालेंगे, हम AST को पहले से ही स्ट्रेसिंग प्रोवाइड कर देंगे। अब ये स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करने का काम कैसे किया जाता है ये आप लोगों को डिटेल में मैं बताऊंगी। अभी जो आप लोग देख रहे हैं वो जस्ट क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि जब मैं बाकी की सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके बताऊं तो आप सभी चीज़ों में आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ तो हमें आती ही नहीं, ठीक। तो मैं अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसके बाद मैं एक एक चीज़ को डिटेल में आप लोगों को फिर से बताऊंगी, ठीक। तो होता क्या है, हम लोग प्री स्ट्रेसिंग कैसे करते हैं। प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए क्या होता है, सपोज ये जो है ये लेंथ ऑफ द बीम है, हम इसमें क्या किया, हमने यहाँ पर अंदर स्टील डाली, ये जो स्टील डली हुई है यही हमने क्या किया, इस तरह डाला। ये लेंथ है, ये जो शो कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन शो करते हैं, ये जो है ये तो लेंथ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ में हमने क्या किया, स्टील बार्स को डाला। अब हमने जब स्टील बार्स को डाला तो ये जो इंड्स जो बाहर निकले हुए हैं इनको हमने क्या किया, इनमें हमने कोई फोर्स लगा के इसे क्या किया, खींचने लगे, कोई P फोर्स लगा के इसे हमने क्या किया, खींचा। जब इनमें काफ़ी स्ट्रेस जनरेट हो गया इस बार में तो हमने क्या किया, ये जो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम लोग फोर्स लगा रहे थे हमने क्या किया, हमने उसे कट कर दिया। जब वो मैकेनिज्म कट हो गया तो क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहा था, ये क्या हुआ, जो फोर्स अभी ऐसे ऐसे बाहर की साइड टेंसाइल फोर्स लग रहा था, अब वही फोर्स जो है वो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और जितना स्ट्रेच हुआ था उतना ही क्या हो जाएगा, बार्स जो है वो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर देंगी। जब ये कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर देंगी, उसी फोर्स के साथ ही कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट कर देंगी, तो यानी पूरे सेक्शन में लोड लगने से पहले ही पूरे सेक्शन में एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो गया। अब ये कंप्रेसिव फोर्स जो होगा वो पूरे उसमें, चूंकि ये न्यूट्रल एक्सिस पे हमने लगाया है, ये जो रेनफोर्समेंट डला है न्यूट्रल एक्सिस पे डला है, तो ये क्या होगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका A है तो स्ट्रेस P/A के बराबर कंप्रेसिव फोर्स पूरे सेक्शन में ऊपर से नीचे तक पूरे सेक्शन में जनरेट हो गया, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो गया, ठीक है। तो जब कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो गया तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ऐसे, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनने वाला है। ये P/A कंप्रेसिव फोर्स जो है, कंप्रेसिव है मतलब पॉजिटिव जो है, ऊपर से नीचे तक जनरेट हो गया। अभी तक हमने लोडिंग कुछ भी नहीं लगाई है,
ये तो एक केस हुआ, हमने जब इसको किसी भी तरीके की एसेंट्रिसिटी नहीं दी है, मतलब मान लें कि न्यूट्रल एक्सिस पे ही हमने ये बार्स लगा दी। तो अब अगर बात करें कि अगर ये बार्स जो हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा एसेंट्रिसिटी में होती, मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से जा रही है तो इसकी एसेंट्रिसिटी मान लीजिए इतना है, ये है ई। अगर ऐसा केस हो जाएगा तो क्या होगा कि ये P बाई ए स्ट्रेस तो जनरेट होगा ही, इसके अलावा क्या हो जाएगा M बाई Z, ये भी स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, और Z इक्वल टू आई बाई वाई और M इक्वल टू पी इंटू ई। मतलब कि टोटल जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, P इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइड बाई आई। इतना स्ट्रेस जो है वो और जनरेट हो जाएगा, जो कि कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, एसेंट्रिसिटी नीचे की साइड है, मतलब नीचे की साइड जो है इधर साइड होगा क्या, पॉजिटिव होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है जाते हुए वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब कुछ ऐसा जो है एक और स्ट्रेस डायग्राम जो है वो आ जाएगा, ये भी पूरा पॉजिटिव होगा। और ये किसको फॉलो करेगा, ये इसको जो है इस तरह कुछ फॉलो करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रेस जो है वो जनरेट होगा। अब ये दोनों जो स्ट्रेस डायग्राम बने वो किसकी वजह से बने, हमारे लोडिंग की वजह से बने, मतलब ये जो प्री स्ट्रेसिंग की गई उसकी वजह से बना। अब अगर यहाँ पर लोडिंग लगा दी जाए, पहले स्ट्रेसिंग कर दी, इसकी वजह से क्या हुआ, इतना कंप्रेसिव फोर्स एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। अब अगर लोडिंग लगा दी गई तो लोडिंग की वजह से कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव साइड हो जाएगा। जब ऐसे जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, अब हम इसका रिजल्टेंट फोर्स अगर हम जनरेट कर, रिजल्टेंट हमारे इसमें स्ट्रेस कितना आया ये जनरेट करने के बारे में देखेंगे। इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ऊपर जो होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो हर जगह पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देखिए तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अगर हमारा ये जो P बाई ए है वो ये निगेटिव स्ट्रेस से ज़्यादा, हम पहले से ही हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट कर दें तो नीचे भी क्या होगा, नीचे भी हमारा पूरे सेक्शन में नीचे साइड भी क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स ही रहेगा। मतलब कि अब हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक। पहले हमारा स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन रहा था, हमारा स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बन रहा था, और नीचे जो है वो टेंसाइल फोर्स आ रहा था, ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था, इसलिए ये पूरा प्रॉब्लमेट्रिक हो रहा था। नीचे की कंक्रीट काम नहीं आ रही थी और वो क्रैक हो रहे थे, इसकी वजह से इसकी क्या हो रही थी, एफिशिएंसी कम होती चली जा रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने नीचे जो है ये इस तरह, हमने पहले से ही स्ट्रेसिंग, इतना ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स पहले से ही इसको दे दिया कि वर्किंग लोड की वजह से आने वाले स्ट्रेस को लेने के बाद, सबको कंबाइन करने के बाद भी ऊपर क्या हुआ, इतना कंप्रेसिव फोर्स, और नीचे आने पर भी इतना कंप्रेसिव फोर्स रहा। मतलब पूरे सेक्शन में अब कंप्रेसिव फोर्स ही है। जब पूरे सेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स है तो टेंशन कहीं आना नहीं है। जब टेंशन नहीं होगा तो कंक्रीट तो ऐसे भी कंप्रेसिव फोर्स को बियर करने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो कहीं भी कोई भी क्रैकिंग जो है वो जनरेट नहीं होगी। इसके अलावा और फ़ायदा क्या होगा कि पूरे सेक्शन का पूरा कंक्रीट जो है वो भी यूज़ में आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कि जब हमें पूरा कंक्रीट से ही बियर कराना है कंप्रेसिव फोर्स को, तो हमें स्टील बार्स लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन स्टील बार्स हमें लगाने की ज़रूरत क्यों हुई, प्री स्ट्रेसिंग क्रिएट करने के लिए। पहले से ही हमने कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप किया, उसके लिए हमें स्टील रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक। तो अब अगर आप प्री स्ट्रेसिंग को बोलें तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो यही होता है प्री स्ट्रेसिंग में कि हम लोग लोडिंग लगाने से पहले ही हम अपने सेक्शन में सफिशिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो जनरेट कर देते हैं। जब पहले से ही सफिशिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाता है तो उसमें जो बाद में लोडिंग की वजह से जो टेंसाइल फोर्स आता है वो क्या होता है, उसको बैलेंस कर देता है। अब अगर हम लोगों ने क्या किया, अगर हमने जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो लोडिंग की वजह से जो आने वाले टेंसाइल स्ट्रेस से ज़्यादा ही पहले दे दिया है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी कहीं भी जो है वो निगेटिव फोर्स नहीं जनरेट होगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। तो हमारा पूरा कंक्रीट का सेक्शन जो है जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है उसको बियर कर ले जाएगा। इतनी सी बात होती है पूरे सेक्शन में। अब ये देखिए कि किस तरीके से हम लोग, ये जो हमने बोला प्री स्ट्रेसिंग देना है,
ये हम लोग किस तरीके से देते हैं। देखिए, प्री स्ट्रेसिंग देने का जो काम है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है प्री टेंशनिंग और दूसरा होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में क्या होता है, एक मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये बेस है और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे जैक मैकेनिज्म बने हुए हैं। जैक मैकेनिज्म बना देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमने स्टील बार्स लगा दी, ठीक है। स्टील बार्स हमने लगा दी और हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें इन जैक्स के थ्रू हमने क्या किया, इनमें फोर्सेस कंप्रेस, यहाँ से हमने क्या किया, ये ऐसे क्या हुआ, हम वायर्स को दोनों साइड पकड़ के खींचने लगते हैं, ठीक है। पी फोर्स से हमने खींचने लगे। जब पी फोर्स से हमने खींचने लगे तो इनमें क्या हुआ, इसमें टेंसाइल फोर्स जो है वो जनरेट होने लगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये इसमें हमने सफिशिएंट स्ट्रेस जितना हमें जनरेट करना था वायर्स में, हमने उतना जनरेट कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जितना लेंथ का हमें बार्स जो है, जितने लेंथ की हमें रेनफोर्स्ड बीम बनानी है, सपोज ये L1 लेंथ का है और ये L2 लेंथ का है, इस लेंथ का हमने ब्लॉक्स जो है वो इन्हीं के वायर्स को बीच में रखते हुए जिस भी क्रॉस सेक्शन का हमें ब्लॉक बनाना होता है, हमने वो ब्लॉक क्या करते हैं, बना देते हैं। हम टाइम देते हैं इन ब्लॉक्स को पूरी तरह से अपनी जितना भी इसमें इसकी स्ट्रेंथ गेन करने में जितना भी टाइम लगना है उतना टाइम हम इन्हें देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब पूरी तरह से स्ट्रेंथ गेन कर लेता है ये ब्लॉक्स जो है, जितने लेंथ का हमें बनाना था, इसके बाद हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं वायर्स को। कहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जितना भी दिख रहा है फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, अब वही क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा और ऐसे ऐसे लगने लगेगा। इसी तरह इधर की साइड लगने लगेगा, ऐसे लगने लगेगा। तो इसमें क्या हो गया, जो जितना टेंशन फोर्स लग रहा था अभी स्टील बार्स में, उतना ही कंप्रेशन फोर्स जो है वो लगने लगा, ठीक। जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये हमारा जो बीम है उसमें क्या होगा, पहले से ही प्री स्ट्रेसिंग हो गई। अब जो लोडिंग लगा देंगे इसमें हम, इस लोडिंग की वजह से जो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन जनरेट होगा। तो कैलकुलेशन हम लोग इस तरह रखते हैं, पहले से हमें पता होता है कि किस लोडिंग के लिए हमें कितने टेंसाइल स्ट्रेस को हमें बियर कराना है, जिसके लिए ये बीम डिज़ाइन हो रही है। तो उस बीम में जितना टेंसाइल स्ट्रेस आने वाला है उससे ज़्यादा ही हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बियर करवाना होता है, उतना ही हम लोग पी लोड जो है वो लगाते हैं पहले से ही, ठीक। तो इस तरह हम लोग, ये जो मेथड होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्री टेंशनिंग, ठीक है। अब अगर हमने लोडिंग लगाने से पहले, कास्टिंग करने से पहले ही हमने इसमें स्ट्रेसिंग कर दी है, तो सीधी बात है धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेसिंग का लॉस होने लगता है। जब लॉस होने लगता है धीरे धीरे, तो सपोज हमने प्री स्ट्रेसिंग कर दी, सपोज 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव फोर्स की स्ट्रेसिंग कर दी, ठीक। तो अब जैसे जैसे टाइम पास हुआ, सपोज हमारा 8 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का कुछ हमारा स्ट्रेस जो है वो लॉस हो गया, कुछ इतना लॉस हो गया। तो जो बचा हुआ स्ट्रेस है, जब हमारा लोड लगेगा तो 92 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर समथिंग हमारा जो लोड जो है, स्ट्रेस जो है वो हमारा बचा, उस पर हमारा लोडिंग अब लगेगा, ठीक। एक और मेथड, अच्छा एक चीज़ और, चूँकि अब ये पहले से ही कास्ट होने हैं तो मतलब सीधी बात है ये साइट पे कास्ट नहीं किए जाते हैं। जब इस तरह की प्री टेंशनिंग यूज़ की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड प्लेस में जो कि साइट पे नहीं है, पहले ही उसमें हम लोग ये बीम को कास्टिंग कर देते हैं। कास्टिंग के लिए टाइम 1-2 दिन का नहीं, 28 डेज़ के लिए इन्हें प्रॉपर रखा जाता है ताकि अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लें। तो इनको हम लोग साइट पे नहीं बनाते हैं। तो ये जो है आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में ये सारे जो ब्लॉक हैं वो बनाए जाते हैं, और फिर जब एक बार ये ब्लॉक बन जाता है, ये टेंडेंस को हम लोग, ये जो बार्स हैं इन्हें कट कर देते हैं, तो फिर इन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री से साइट पर। अब जब ट्रांसपोर्टेशन बीच में अलाउड की जाती है तो इट मीन्स कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर ही इनसे बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और हैवी स्ट्रक्चर्स को
इस मेथड से नहीं बनाया जाता है। उसका रीज़न यही है कि जब हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो कोई भी स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो उसमें क्या होगा, बहुत हैवी स्ट्रक्चर बना देंगे तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें टाइम और जितना भी मनी जो है वो अननेसेसरी वेस्ट होगा और सुटेबल भी नहीं है इतने हैवी स्ट्रक्चर को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होता है, इस तो फिर इससे बनेंगे कैसे कैसे बनते हैं ये जो बिजली के खंभे जो बनाए जाते हैं वो, और जो रेलवे के जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं वो, इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम इस मेथड से बना सकते हैं। दूसरा मेथड होता है पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक पहले बीम कास्ट कर लेते हैं, ये जो बीम है ये पहले कास्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि बीच में ऐसे एक समझिए कि बीच में होल क्रिएट हो जाए, होल क्रिएट करते हैं। ये होल जो है वो बीच में ऑलरेडी क्रिएट कर देते हैं और बीच में होल पूरा क्रिएट हो जाता है। सपोज़ कोई हमने होलो पाइप लगा दिया बीच में जगह हमने खाली कर दी और पूरी बीम जो है वो कास्ट कर दी। जब ये बीच में होल जो है वो कास्ट हो जाएगा और ये पूरा हमने कास्टिंग कर दी, ये पूरा स्ट्रेंथ गेन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वायर्स होते हैं उनको जितने भी रिक्वायर्ड वायर्स होती हैं उनको इस डक्ट के अंदर से डालते हैं और फिर ये इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, लोड लगा देते हैं, पी लोड लगा देते हैं। जब ये लोड लगा देते हैं तो इसमें क्या होगा, टेंसाइल फोर्स जितना जनरेट करना होता है उतना जनरेट कर देते हैं। और ये जो बीच का जो होल जो डक्ट बनाया था इसे क्या कर देते हैं, अब फिर हम लोग फिल कर देते हैं, ग्राउटिंग कर देते हैं। फिर हम लोग जितना सफिशिएंट स्ट्रेस जनरेट होना था और ये ग्राउटिंग करने में जितना टाइम चाहिए होता है इतना टाइम हम इसे देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वायर्स को यहाँ से और यहाँ से कट कर देते हैं। जब ऐसा कर देते हैं तो फिर से जितना स्ट्रेस जनरेट हुआ था वही क्या, जितना टेंसाइल था वही हमारा कंप्रेसिव में कन्वर्ट हो जाता है और स्ट्रेचिंग हो जाती है। जब स्ट्रेचिंग हो जाती है जो कंक्रीट है वो भी स्ट्रेच हो जाता है। ठीक, तो ये जो तरीका होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। तो पोस्ट टेंशनिंग जो तरीका है ये हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो तरीका है ये क्या किया जा सकता है, ये साइट पे भी आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पहले आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर उसमें क्या कीजिए, इसमें होल रखिए और फिर उसके स्ट्रेचिंग वगैरह उसकी कर देते हैं। तो साइट पर जो स्ट्रक्चर बना है उसमें हम लोग पोस्ट टेंशनिंग कर देते हैं। पोस्ट टेंशनिंग का एक और फ़ायदा ये है कि प्री टेंशनिंग में क्या होता था, लॉसेस जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुके होते, तो लॉसेस ज़्यादा होते हैं, नियर अबाउट 18% लॉसेस हो जाते हैं, स्ट्रेस जो है वो लॉस हो जाता है। लेकिन हमारा जो पोस्ट टेंशनिंग होता है इसमें लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं, लगभग 15% लॉसेस जो हैं वो होते हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग में लॉसेस भी कम होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में लॉसेस भी कम होते हैं। ये हैवी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी काम आता है, क्योंकि ये साइट पे भी ये मैकेनिज्म जो है वो यूज़ की जा सकती है। इससे क्या होते हैं, हम लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि ब्रिजेस में यूज़ होना है, कोई भी बीम जो ब्रिज में यूज़ होनी थी वो बनानी है, तो हम साइट पे ही कास्ट कर सकते हैं और फिर उसमें स्ट्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये पोस्ट टेंशनिंग जो है वो ज़्यादा प्रीफर की जाती है। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में जो है हमें ज़्यादा अच्छे मैकेनिक ज़रूरत होते हैं, इसके अलावा हमें ज़्यादा ध्यान भी अच्छा रखना होता है, तो इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्री टेंशनिंग। ठीक, ये दोनों चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया क्या क्या, मैंने आपको आरसीसी बताया, आरसीसी में क्या क्या हम लोग एजम्पशन लेते हैं, एक्चुअली में कैसा स्ट्रेस डायग्राम बनता है, आरसीसी में कैसा लेते हैं, प्री स्ट्रेसिंग में क्या करते हैं, कितने तरीके से प्री स्ट्रेसिंग कर सकते हैं, और दोनों का कंपैरिजन, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये सुनिए कि किस किस तरीके के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं हमारे इस काम को करने के लिए। तो देखिए, नॉर्मल जो हम लोग आरसीसी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं यूज़ किया जाता है हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या होता है, हम लोग हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस बियर कराने होते हैं, तो अगर हम हाई ग्रेड कंक्रीट यूज़ करेंगे
तो हमारा स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बियर कर पाएगा। दूसरी चीज़, हमें स्टील भी ज़्यादा अच्छी लगानी होती है। हम लोग इसमें माइल्ड स्टील यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग HYSD बार्स यूज़ करते हैं, Fe415 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो जब हम लोग प्री टेंशनिंग कर रहे होते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो हमें M40 मिनिमम M40 ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं तो हमें मिनिमम M30 ग्रेड कंक्रीट जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक। अब हम लोग ये हायर ग्रेड कंक्रीट क्यों यूज़ करते हैं, हायर स्टील बार्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि HYSD बार्स जो है, अभी इसमें क्या है, इनिशियल से ही हमें हायर हमने इसमें क्या किया, स्ट्रेस जनरेट कर दिया। तो जब हम HYSD बार्स करते हैं तो वो हायर स्ट्रेस बियर करने में क्या करती हैं, कैपेबल होती हैं। और अगर हम लोग हाई ग्रेड कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा होता है कि हायर स्ट्रेस जो है वो बियर कर लेता है, क्योंकि कंक्रीट में भी इसमें कंप्रेसिव फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है टॉप फाइबर्स में, इसलिए, ठीक। अब चूँकि हमने हाई ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया और हाई स्टील बार्स भी यूज़ की, तो हमारा जो सेक्शन जो डिज़ाइन होकर आता है वो RCC के कंपैरिजन में जो छोटा सेक्शन डिज़ाइन होता है, जब छोटा सेक्शन डिज़ाइन होगा तो इसका सेल्फ वेट जो है वो कम होता है, सेल्फ लोड कम होगा, यानी डेड लोडिंग कम होगी। तो ये भी हमारे लिए एक डुअल फ़ायदा जो है वो जनरेट कर देता है हमारे RCC के कंपैरिजन में प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है। तो अभी के लिए अब जितनी चीज़ें मैंने आपको डायग्राम वगैरह दिए हैं, अब उनको हम लोग 1 by 1 करके हम उसे समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।